हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन, जो कि क्लास 11 का चैप्टर है, बट नीट और जेडब्ल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो आज हम एक लास्ट प्रिपरेशन देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको 3 प्रिपरेशन बताई थी बच्चों, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस था। 3 इलेक्ट्रोलिसिस देखे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। तो वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि कमर्शियल लेवल पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन इस मेथड से प्रोड्यूस किया जाता है बच्चों। तो दिस मेथड में वी यूज फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। सो दिस इज 4th मेथड, आई थिंक 4th मेथड है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बच्चों। किससे प्रोड्यूस करने वाले हम हाइड्रोजन? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन है और उसमें हाइड्रोजन भी है। कार्बन और हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन उसमें से हम निकाल ले तो हाइड्रोजन हमें मिल जाएगा। बट इंपॉर्टेंट हियर इज यू हैव टू यूज कैटलिस्ट एज निकेल एंड टेम्परेचर मोस्टली, टेम्परेचर ज्यादातर आपको यूज करना पड़ता है 1270 केल्विन। इतनी बात ध्यान में रखनी है बच्चों कि जब हम हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे तब हम निकेल कैटलिस्ट यूज करेंगे और 1217 केल्विन का टेम्परेचर यूज करेंगे। अब आ जाता है कि कौन सा हाइड्रोजन हम यूज करें कि हमारे पास हाइड्रोजन बने, कौन सा हाइड्रोकार्बन यूज करें। तो पहला एग्जांपल इज फ्रॉम द अल्केन्स। फ्रॉम अल्केन्स बच्चों, एक्चुअली हम लगभग सभी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रिलीज करवा सकते हैं, लेकिन इजी मेथड कौन सी है वो हम बात करते हैं। तो अल्कीन मतलब, अब चलो मैं एक प्लेन रिएक्शन लिख देता हूं यहां पर, अल्कीन प्लस, अब देखो इस प्रोसेस को जब हम करवाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस में हम अल्कीन को रिएक्ट करवाने वाले हैं बच्चों वाटर के साथ। किसके साथ बच्चों? वाटर के साथ। और इस प्रोसेस में हम करवाने वाले हैं निकेल कैटलिस्ट को यूज एट 1270 केल्विन। तो यहां पर अल्कीन से बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहां पर ये 2 चीजें हमें मिलेगी, याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब अल्कीन है, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला बच्चों CnH2n प्लस 2, और मैं यहां पर वाटर ले रहा हूं तो ये वाटर 2 है। यहां पर मैं यूज करता हूं निकेल कैटलिस्ट, 1270 केल्विन टेम्परेचर। मैंने कहा था आपसे कि इस प्रोसेस में निकेल कैटलिस्ट और 1217 केल्विन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोडक्ट बनेगा देखो CO। तो अब CO कितना बनेगा बच्चों? देखो N है तो यहां पर NCO बन जाएगा, प्लस H2O, तो यहां पर H2 गैस निकलने वाली। लेकिन अगर हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग करने के बाद हमारे पास आएगा 3N प्लस 2H2 गैस। रिमेंबर 3N प्लस 2, 3N प्लस 1 H2 गैस, 3N प्लस 1 H2 गैस यहां पर बनती है। तो बच्चों यहां पर हम यूज करेंगे CnH2SN प्लस 2, NH2O, NCO बनेगा और 3N प्लस 1 H2 बनेगा। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो आप देखना ये बैलेंस करेक्ट आती है। चलो हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। अल्कीन का बेस्ट एग्जांपल मतलब सिंपलेस्ट एग्जांपल है मीथेन। तो चलो हम मीथेन का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर CH4 प्लस वाटर गिव्स, मतलब कंडीशन निकेल 1270 केल्विन तो लिखना ही पड़ेगा। CO बनेगा बच्चों, यहाँ पर एक ही कार्बन है, CO बन गया, और H2 गैस। तो C हियर H2 कितना बनेगा? 1 2 3 4 कितना H2? 3 H2, 3 टाइम्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर N कितना था? 1 था, तो 3 1 3 प्लस 4 प्लस 2 6 आ रहा है बराबर, 3 2 6 आ रहे हैं, वहाँ पर बैलेंस हो गया। तो दिस इज द, अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है, तो ये बैलेंस हो रहा है 1 3 1 3 प्लस 1 4, तो बराबर बैलेंस हो चुका है हमारे पास में। तो यहाँ पर हमारे पास में CH4 प्लस H2O, मतलब H2O कितना है, हमने H2O कितना लिया? 1 H2O, इसलिए हमारे यहाँ पर आ रहा है CO प्लस 3 H2O। ओके, सो हमारे इस प्रोसेस में अल्कीन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और वाटर बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बच्चों एक बात याद रखना कि यहाँ पर हमारा प्रिपरेशन हम देख रहे हैं हाइड्रोजन का, द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, नॉट हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो रिएक्शन हो रही है कि हाइड्रोकार्बन्स को हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनता है, इस मिक्सचर, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सिनगैस। बच्चों इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सिन गैस, या फिर इसे ही हम कहते हैं सिंथेटिक गैस।
अब आप पूछ रहे होंगे कि सर इसे हम सिंथेटिक गैस क्यों कहते हैं? तो बच्चों these gases or this mixture is used for production of lot of chemicals. So this mixture is used for production of different chemicals. So we produce different chemicals by using this method. बात समझ में आ रही है? तो हमने बाय हाइड्रोकार्बन एक मेथड देखी कि फ्रॉम अल्केन्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, अल्केन्स को हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे और हमारे पास में हाइड्रोजन रिलीज होगा, जो मिक्सचर मिलेगा उसको हम सिन गैस बोलते हैं, सिंथेसिस गैस बोलते हैं। देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर सिंथेसिस गैस। बच्चों सिंथेसिस गैस हम बहुत सारी अलग अलग जगह पर यूज करते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर मतलब अल्केन्स हो गया हाइड्रोकार्बन का। अब हाइड्रोकार्बन की जगह हम लेते हैं, अगर सपोज हमने प्योर कोल लिया, सेकेंड में बोलता हूं हाइड्रोकार्बन की जगह अगर मैंने सिर्फ कोल लिया, सेकेंड फ्रॉम कोल, अंडर हाइड्रोकार्बन में ही हम देख रहे हैं क्योंकि कोल आर एक्चुअली कार्बन कंपाउंड, तो सिर्फ कोल लेंगे तो कोल में क्या होता है, सिर्फ कार्बन होता है, उसमें हाइड्रोजन नहीं होता बच्चों। तो सिर्फ कोल को अगर कार्बन प्लस वाटर, सेम कंडीशन, निकेल एंड 1270 केल्विन, तो इट विल अगेन प्रोड्यूस CO प्लस H2 गैस। यहां पर भी बच्चों CO प्लस H2 गैस बन रही, ये भी, इस गैस को भी हम क्या बोलेंगे, ये भी एक सिंथेटिक गैस है, सिन गैस, दिस वन इज आल्सो सिन गैस। बट बच्चों लेकिन यहां पर याद रखना है कि इस प्रोसेस में हम लोग ने सिर्फ कार्बन यूज किया है, हाइड्रोकार्बन नहीं यूज किया, तो हाइड्रोकार्बन की जगह हम कोल यूज करते हैं। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस is known as coal गैसिफिकेशन। बच्चों इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोल गैसिफिकेशन, मतलब कोल को गैस में कन्वर्ट करना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोल गैसिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच कोल इज रिएक्टेड विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर विथ निकल कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, या फिर सिन गैस बोलेंगे तो भी चलेगा। बात समझ में आई इतनी? अब देखो यहां पर भी सिन गैस बन रही है, यहां पर भी सिन गैस बन रही है, लेकिन क्या होता है कोई केमिकल इंडस्ट्रीज में या फिर कभी कभी कमर्शियल प्रोडक्शन में हमें सिन गैस नहीं सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए, तब हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन गैस को मतलब इस कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करते हैं हम, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम और वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, वी ट्रीट विथ वाटर, तो ये क्या बनाएगा बच्चों, इट विल फॉर्म CO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा, और इस प्रोसेस को दिस प्रोसेस is known as water gas shift reaction। बच्चों इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या है। तो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज होता है, तब हम उसे बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज फॉर increasing the yield of हाइड्रोजन, मतलब हम हाइड्रोजन के यील्ड को इंक्रीज करने के लिए ये प्रोसेस करते हैं बच्चों। मतलब इसमें क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? सो दिस वन इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। लास्ट मेथड है बच्चों हाइड्रोकार्बन से प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैटलिस्ट याद रखना निकेल, टेम्परेचर है 1270। ओके बच्चों, इस मेथड में वाटर गैस शिफ्ट में आपको मैंने टेम्परेचर और प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन बताई नहीं, तो यहाँ पर होता है 673 केल्विन और कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन। ये बात ध्यान में रखेंगे बच्चों कि जो बाकी प्रोसेस थी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन टू हाइड्रोजन, कार्बन टू हाइड्रोजन 1270 केल्विन और निकेल कैटलिस्ट चलता है, लेकिन इस कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करवानी है, तो हमें यहां पर आयरन एज अ कैटलिस्ट एंड 673 केल्विन पर इस प्रोसेस को कैरी आउट करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हुआ डाइहाइड्रोजन का। अब हम इसके बाद कुछ डाइहाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तब तक इसको आप नोट करो जल्दी से, फिर हम उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, तो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन देख लिया। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। अब प्रॉपर्टीज हमारे पास दो टाइप की होती है बच्चों। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। एज सच हाइड्रोजन में बहुत थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जल्दी से उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी की हाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस।
डाइहाइड्रोजन, हाइड्रोजन मैं जब बोल रहा हूं तो इट इज अ H2 की बात कर रहा हूं, ठीक है। डाइहाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस, ठीक है। गैसेस एट रूम टेम्परेचर, गैसेस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ठीक है। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर वो गैसेस होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कलरलेस है तो ऑर्डर, इट इज ऑल्सो ऑर्डरलेस। सी दिस वन इज हाइड्रोजन गैस इज ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस मतलब we cannot detect by smell, मतलब हम उसको स्मेल से डिटेक्ट नहीं कर सकते बच्चों। जैसे एलपीजी में मरकैप्टन डाला जाता है जिसकी वजह से उसकी स्मेल आती है, वैसे ही हाइड्रोजन गैस का अगर सिलेंडर लीक हो जाए तो हाइड्रोजन हमें स्मेल नहीं आएगी और वो बहुत बड़ा डेंजर होता है। बिकॉज यू नो दैट बच्चों, हाइड्रोजन इज द मोस्ट एक्सप्लोजिव या फिर कंबस्टिबल गैस। उसको अगर आग लगा दे तो पॉप साउंड टेस्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट, डेंजरस बोल सकते हैं हम उसको। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस बच्चों, इट इज टेस्टलेस। अब आप बोलोगे सर हमने तो टेस्ट नहीं किया है, तो देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ मशीन फ्रॉम विच वी कैन डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ अ सब्सटेंस। ऐसी मशीन है जिससे हम टेस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं डिटरमाइन कर सकते हम टेस्ट किसी भी चीज का, बट इफ विल ट्राई टू टेस्ट इट, थोड़ा हाइड्रोजन गैस टेस्ट करने की कोशिश करोगे तो इट इज अ टेस्टलेस गैस। कलरलेस गैस इज टेस्टलेस। एंड इफ विल टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो बच्चों ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है, ज्यादातर ये डिसॉल्व नहीं होती, बहुत कम, एक्चुअली इट इज इनसॉल्युबल, डिसॉल्व की वो बात ही नहीं आती वहां पर। और फिर अगर हम बात करते हैं कलरलेस, अगेन जैसे कि मैंने कहा कि इट इज गैसेस एट रूम टेम्परेचर, तो इट इज डायटोमिक। डायटोमिक मतलब बच्चों H2 फॉर्म में रहता है। एक्चुअली इट इज नॉट फिजिकल प्रॉपर्टी, बट ठीक है, डायटोमिक फॉर्म में रहती है। और क्या हम बोल सकते हैं, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम डेंसिटी की बात कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने डेंसिटी का एक पॉइंट आपको लिखवाया था, डेंसिटी, डू यू रिमेंबर? मैंने आइसोटोप में डेंसिटी लिखाई थी कि 1H1 की डेंसिटी, 1H2 की डेंसिटी, 1H3 की डेंसिटी। तो मैंने वहां पर आपको लिखाया था 0.09 ग्राम पर ml। तो बच्चे ये ग्राम पर लीटर है, तो बच्चे लोग आप उसको करेक्ट कर लेना। वहां पर मैंने ग्राम पर ml बताया है तो आप उसको ग्राम पर लीटर कर लेना। यहाँ पर 0.09, तो बच्चों यहाँ पर क्या था, 9 का टेबल बताया था, 9, यहाँ पर 18 ग्राम पर लीटर, यहाँ पे 0.27 ग्राम पर लीटर। तो बच्चों एक गलती हो गई थी मुझसे, तो आप चले जाना आइसोटोप वाले वीडियो में, उसमें ये जो मैंने ग्राम पर ml बताया है उसको कन्वर्ट कर देंगे ग्राम पर लीटर में। तो ये हुई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसा उतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें, लेकिन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या हाइड्रोजन इनसॉल्युबल है कि सॉल्युबल है, टेस्टलेस है कि नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर देना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि केमिकल प्रॉपर्टी है। तो हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको नोट करो और फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी पर शिफ्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली डाइहाइड्रोजन की। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में समझने से पहले, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है बच्चों, हम लोग डायरेक्टली केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन समझने से पहले हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर है या डाइहाइड्रोजन में जो बॉन्ड है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज वेरी इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। हाइड्रोजन, और सबसे पहले मैं कहता हूं कि अगर इस हाइड्रोजन को मुझे रिएक्ट करवाना है, इस हाइड्रोजन को अगर मुझे रिएक्ट करवाना है तो मुझे इस हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे कि देखो ये H2 है, H2 को मुझे ब्रेक करके एटॉमिक हाइड्रोजन में लाना पड़ेगा। वो कोई भी तरीका हो जिससे मुझे इस हाइड्रोजन को ब्रेक करके 2 एटम में आ जाएंगे वो, मतलब H2 विल बी कन्वर्टेड इनटू एटॉमिक फॉर्म। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये एटॉमिक फॉर्म में आ गया। जब तक वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं आएगा तब तक रिएक्शन कैसे होगी बच्चों, देखो ये H2 मतलब एक एटम हाइड्रोजन का, दूसरा एटम हाइड्रोजन का, इनके बीच में एक बॉन्ड है। दिस बॉन्ड इज वेरी स्टेबल। ये जो बॉन्ड है बच्चों ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, ब्रेक करना डिफिकल्ट है। सी फर्स्ट थिंग, ये सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, यू नो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड।
देन इसको ब्रेक करने के लिए इट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, सी दिस इज बॉन्ड, जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये एलिमेंटल फॉर्म में नहीं आएगा या एटॉमिक फॉर्म में नहीं आएगा और रिएक्शंस नहीं कर पाएगा। बच्चों रिएक्शंस करवाने के लिए हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, इसे तोड़ने के लिए हमें एक एनर्जी देनी पड़ती है, वो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी है, अलग अलग पार्ट्स में पढ़ी है। बच्चों तो मुझे बताओ कि कौन सी एनर्जी हम इसमें यूज करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हमारा कंप्लीट हुआ है कि दैट एनर्जी इज बॉन्ड डिसएसोसिएशन और डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE कहते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज द क्या है, कमेंट में बताओ मुझे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, तभी आपका अटेंडेंस लगेगा बच्चों। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ बॉन्ड फ्रॉम इन गैस स्टेट। गैस स्टेट में जब हम एक बॉन्ड को 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज bond dissociation energy. It is represented as delta BDE H. So change. So for hydrogen, अगर हम particularly हाइड्रोजन की बात करते हैं बच्चों, तो हाइड्रोजन में जो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है या फिर इसको बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, दैट इज 485.88 किलो जूल पर मोल। तो बच्चों ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज हाईएस्ट, दिस एनर्जी इज द हाईएस्ट एनर्जी required among all single or sigma bond. See here, this is a single bond. Sigma bond मतलब single bond होता है, you know this one. Sigma bond is single bond. Here if the bond is single, ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड में सिग्मा नहीं होगा, लेकिन अगर वो सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब इट इज 100% सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड हमारे पास जितने भी है दुनिया में, उनमें से इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी दैट इज 485.88 किलो जूल, और उसको हम मतलब दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इतना एनर्जी हमको देना पड़ता है उसमें, बात समझ में आ रही है, इज दिस क्लियर? इसलिए प्लस में लिखा है, दैट इज प्लस मतलब एनर्जी इज एब्जॉर्ब, वो दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब हम इतनी एनर्जी देंगे तब जाकर ये ब्रेक होगा। इतनी बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हाइड्रोजन को हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एनर्जी देंगे तब ही वो ब्रेक होगा, तब ही वो रिएक्ट करेगा एट नॉर्मल कंडीशन। आई विल राइट हियर एट नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर H2 इज इनर्ट। बच्चों इनर्ट का मतलब होता है नॉट रिएक्टिव विद अदर सब्सटेंस। तो H2 जो गैस है या H2 जो सब्सटेंस है वो किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता बच्चों? रूम टेम्परेचर पे वो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं कर सकता। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज वेरी हाई, अराउंड 500 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी हम रूम टेम्परेचर पे नहीं दे सकते। सो एट टेम्परेचर 2000 केल्विन, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया 2000 केल्विन, सी द 2000 केल्विन H2 मतलब H जो H का परसेंटेज मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन जो बनेगा दैट इज 0.81%। मतलब अगर हम इसको हाइड्रोजन को हीट करते हैं 2000 केल्विन पर, 2000 केल्विन पर अगर हम उसको लेकर जाते हैं तो हाइड्रोजन थोड़ा सा ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, उसमें से जो हाइड्रोजन निकलेंगे दैट विल बी कंपोजिशन विल बी 0.81%। तो 0.81% में बच्चों क्या रिएक्शन होगी? कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज नॉट गुड केस, और 2000 केल्विन इज एक्सट्रीम कंडीशन। और अब आप बोलोगे कहां पर? सो सी एट टेम्परेचर 5000 केल्विन। अब मैं बोल रहा था कि 2000 ही एक्सट्रीम है, तो 5000 कहां से ला लिए सर आपने? तो ये जो 5000 केल्विन है ये प्रेजेंट होता है सन में। दिस टेम्परेचर इज प्रेजेंट इन सन एंड यहां पर हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म पर 95.8% होता है, 95.5% और 8% अप्रोक्सीमेटली।
सो 95.5% हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में बनता है और वहां पर देयर इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इज देयर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज देयर इन द सन एंड दैट प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वहां पर एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है और वहां पर सन इतना ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्या हम घर पे सन बना सकते हैं? क्या हम लैब में सन बना सकते हैं बच्चों? अगर हम घर पे सन या या घर पर सन या लैब में सन बना सकते तो आज हमारी कंडीशन कुछ और होती, हम घर में सन बनाकर कुछ अलग तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करते, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। सो व्हाट वी डू फॉर, अगर हमें ये रिएक्शन करनी है तो एट लेबोरेटरी हाउ वी डू दिस वन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस कैसे करते हैं? सो वी फर्स्ट बाय इलेक्ट्रिक वोल्टेज, बाय हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज। हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज को हम इलेक्ट्रिक आर्क बोलते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क मीन्स स्पार्क, अ वेरी हाई शॉक, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एकदम कुछ सेकेंड के लिए देने के लिए। या फिर सेकेंड वी प्रोवाइड बाय सनलाइट, बाय अल्ट्रावायलेट राइज, बाय अल्ट्रावायलेट लाइट, by providing ultraviolet light, that is UV rays। तो हम यहाँ पे इसको UV लिख सकते हैं या फिर H nu लिख सकते हैं। H nu means we had talked H nu is the energy of the photon, H nu is the energy of photon। तो ये दोनों तरीका यूज करके हम इस H2 के सिंगल बॉन्ड को, सी दिस इज अ सिंगल बॉन्ड और अ सिग्मा बॉन्ड, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। इतना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब इतना एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रिक आर्क में कम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। हम इसके रिएक्शंस भी देखने वाले बच्चे, तब हमको क्लियरली समझ में आएगा कि ये रिएक्शन कैसे होती है, किसके साथ होती है और कौन सी कंडीशन में होती है। अब देखो बच्चों, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया कि हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कैसे किया जाता है, या उसका बॉन्ड ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर प्रेशर पर एक इनर्ट गैस है, रिएक्ट नहीं करती। लेकिन बच्चों याद रखो कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में आ गया, तो दुनिया में ऐसा कोई माइकलाल नहीं है जो हाइड्रोजन जिसके साथ रिएक्ट नहीं करता। बहुत थोड़े से एलिमेंट या सब्सटेंस है जिनके साथ हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करता, वो भी हम देखेंगे। लेकिन बच्चों हाइड्रोजन, दिस H2 reacts with almost all the substances। तो बच्चों ये जो हाइड्रोजन है लगभग सबके साथ रिएक्ट करता है। अब पहले मैंने बताया कि हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट है बॉन्ड ब्रेक होना, और दूसरा मैं बता रहा हूं कि हाइड्रोजन लगभग सबके साथ रिएक्ट करता है। तो आप सोच रहे होंगे सर ये ऐसा कैसा मजाक है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, ये रिएक्ट कर रहा है। तो बच्चों अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो हाइड्रोजन बहुत अनस्टेबल होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो इसका रीजन कि व्हाई ऑलमोस्ट रिएक्ट विद ऑलमोस्ट, इसका रीजन है बच्चों, इट्स रीजन इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक configuration of hydrogen। बच्चों अगर वो यहाँ H2 लिखने की जगह H लिख सकता हूँ मैं, H reacts with almost all substance। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, बच्चों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s1। 1s1 बच्चों देखो, तो ये 1s1 की वजह से पहला लिख सकता हूँ मैं, हाइड्रोजन कैन एक्सेप्ट, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और खुद बन जाता है H नेगेटिव, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाता है 1s2, जो कि एक नोबल गैस मतलब हीलियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। क्या बात समझ में आ रही? मींस ड्यू टू फर्स्ट कंडीशन बताया कि दिस हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑलमोस्ट ऑल द सब्सटेंस कंडीशन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 इलेक्ट्रॉन, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। पहला बताया कि इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा कंडीशन बच्चों, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म H प्लस। इट विल फॉर्म मतलब सी इट विल बिकम, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म H प्लस।
मतलब इसके पास जो 1s1 है, ये 1s1 में से अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। देखो पहले लिखा कि इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, नाउ इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करके भी वो स्टेबल बन सकता है बच्चों। इसका मतलब ले भी सकता है, दे भी सकता है। हम जितने भी सब्सटेंस पढ़ते हैं उनमें या तो वो ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं। अब ये दोनों कर सकता है, बात समझो बच्चों, ले भी रहा है और दे भी रहा है, इसका मतलब डबल तरीके से ये यूज कर सकता है। और इससे भी बड़ी बात सोचो बच्चों, इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन, इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारे पास देखो बॉन्ड बनाने के दो तरीके हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आयनिक, इन दोनों से तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयोनिक, और इसमें से कोवेलेंट। तो बच्चों ये आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, और आयनिक में वो डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, और शेयरिंग में वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। वो लगभग सभी तरीके के बॉन्ड बना रहा है बच्चों। तो फिर इसी वजह से ये लगभग सभी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में समझा कि व्हाट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गैस, डाइहाइड्रोजन, फिर उसको ब्रेक किस तरीके से किया जाएगा, कितना टेम्परेचर लगता है, लेकिन हम लेबोरेटरी में क्या मेथड यूज करते हैं, एंड फाइनली कि वो इतना रिएक्टिव क्यों है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हमें पढ़ना है रिएक्शंस, लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्टली केमिकल प्रॉपर्टीज की ही बात करेंगे कि हम डाइहाइड्रोजन को किस तरीके से या कौन से सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जाने से पहले कहूंगा कि वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देंगे, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना और नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन कर देना, क्योंकि बच्चों मैं 8th क्लास से लेकर 12th क्लास के मैथ्स एंड साइंस के सारे वीडियो अपलोड कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको नोट करके ही जाना।